बैठिए बेटा, प्लीज। पहले तो सबसे पहले तो आपको एक बात बताएं, हमारे सिविल कोड है, कोड्स का, उसमें एक प्रिस्क्राइब हमारी यूनिफॉर्म है, जजेस की भी है, जुडिशियल, लोअर जुडिशियल भी, हाई कोर्ट की भी, सुप्रीम कोर्ट की भी है। तो जब भी आप कभी इंटरव्यू में जाओ, आपको शायद पता भी होगा, साड़ी पहन के जाना, व्हाइट साड़ी पहन के जाना, ठीक है। अवेलेबल हो तो, नहीं अवेलेबल हो तो खरीद लेना, क्यों इतनी बड़ी कुर्सी पर जा रही हो तो इतना खर्चा तो शायद माँ बाप भी कर देंगे, और नहीं करे तो कोई बात नहीं, आप अपने पास कर सकते। एक बात। दूसरी बात, आप एक बात बताइए हमें कि आप जुडिशरी में आने वाली है, जुडिशरी में आज जो एक वकील साहब भी बैठे, थोड़ी सी माफी मांग के पूछेंगे, थोड़ी माफी करना बाकी तो हम सब जुडिशियल ऑफिसर्स हैं। आज जुडिशरी में जो बच्चे लोग आ रहे हैं, जो नई आ रहे हैं बच्चे लोग, वो एक अलग स्कूल से आ रहे हैं, जो हमारे स्कूल नहीं था, एक डिफरेंट स्कूल है आप लोगों का आजकल। उनके बारे में जो आप एज ए जुडिशियल ऑफिसर बनेंगी, आपने सुना कुछ किस तरह की बार है आजकल? कुछ कभी सुना? बार में काम किया कभी आपने? वकील के साथ कभी काम किया किसी ने? नहीं किया। तो आप जुडिशरी में बहुत ऐसे लोगों से, वकीलों से, क्योंकि आप बहुत फर्स्ट लेडर पे आएंगी, लेडर के ऊपर आते आते और हाई कोर्ट जज बनने बाद तो फिर क्या आप 2.5 फुट ऊपर बैठ जाएंगे वकीलों से, तो वहाँ तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यहाँ इसी लेवल पे होगी। उनको डील विद कर पाएंगे आप? कैसे डील विद कर पाएंगे? बहुत नोटोरियस डिस्टर्बेंस बहुत करते हैं, कैसे करेंगे? अभी 30 बात का जवाब दीजिए, और जल्दी दीजिए, क्यों? कारण कि हम बहुत बोर्ड बांटो हमारा है, और फिर 4 लोग बैठे हैं, तो आपसे मतलब बात आप बताइए हमको, क्योंकि महिलाओं के बारे में हम ये सोच के चलते हैं कि पता नहीं वो उनको कंट्रोल कर पाए कि नहीं कर पाए, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा, प्लीज। सर मैं मानती हूँ कि हम लोगों को उतना एक्सपीरियंस नहीं होता अभी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम जब ट्रेनिंग के थ्रू गो थ्रू करेंगे और हमारी फील्ड ट्रेनिंग भी होती है, तो उसमें हमें कोर्ट में काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है, तो वो मुझे मदद करेगा कि मैं कैसे डील कर सकती हूँ। और बाकी मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट में जब मैं वकीलों से बात करूँगी तो वो मुझसे बड़े हैं उम्र में, तो मैं रिस्पेक्ट के साथ उनसे बात करूँगी, और कुछ भी अगर होता है तो हैंडल करना मुझे एकेडमी में सिखाया सिखाया गया जाएगा। मूड कोर्ट्स में आपने काफी सारे मूड कोर्ट्स किए हैं, ऐसा लगता है काफी अच्छा होगा। तो आप पहले तो ये बताओ कि जो नए लॉज एनफोर्स हुए हैं, हैव यू स्टडीड देम? सर अभी आरजेएस के कोर्स में नहीं थे तो मैंने इतना नहीं पढ़ा, लेकिन न्यूज़ में जो थोड़ा बहुत था तो उतना मुझे आइडिया है बेसिक नॉलेज कुछ? थोड़ा बहुत सर, डीपली मैंने नहीं पढ़ा। तो ये बताइए, what main changes have been brought about in the policy of punishment, if you can? ये तो बेसिक नॉलेज है। सर कुछ कुछ ऑफेंसेस की पनिशमेंट इंक्रीज की गई है, कुछ कुछ फाइन्स इंक्रीज किए गए हैं, एंड मेजर एक जो मुझे चेंज लगता है वो कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान इंक्लूड किया गया है। Any other change? Just a सर new provision of community service has been added. यस Is there any other change? सर एक और जो मैं रिकॉल कर पा रही हूँ कि जो अंडर ट्रायल्स हैं उनके लिए एक प्रोविज़न आया है कि अगर आप फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं एंड आपने 1/3 सज़ा अपनी काट ली है तो आपको रिलीज़ किया जा सकता है। Offender का तो पहले भी है। What change has been brought about? सर ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए जो 1/3 अब वो पनिशमेंट है ये अभी इंट्रोड्यूस किया ये गया तो है। पहले क्वांटिटी के बारे में। The second change which has been brought about regarding punishment is with reference to the imposition of imprisonment for in default of payment. Well, there was no provision how one is to be fined, what under what sentence is one. Even if you have been fined with 1 rupee, the magistrate was free to impose any sentence as prescribed. But now the change has been brought about. If the fine extends to 5,000 rupees, it is 2 months. At the most, simple imprisonment of 2 months can be imposed. If it is more than 5,000, if it is 10,000, this punishment
simple imprisonment can be imposed up to 4 months, and for the rest it can be imposed up to one year. This is the main change which has been brought about. और एक change हो रहा है कि if one is punished for any offence, the magistrate was under an obligation either to punish him with simple imprisonment or with rigorous imprisonment. Now a discretion has been conferred on the magistrate that he can partly punish him with the rigorous imprisonment and rest with the simple imprisonment. This is the difference. Anyhow, this is left. Now I proceed further regarding other. Tell me, you are my tenant, and the landlord wants you to vacate his house, and he disconnects with his electric connection in quick succession without cutting it 5 minutes. Can he get any relief under the Rajasthan Rent Control Act? And if, under what provision? Yes, sir. Sir, I'm not so sure about the section. I think it is section 23 or 24, where it says that without the prior permission of the rent authority, the landlord cannot cut the amenities. थोड़ा सा एक सेकंड, मैं एक आपको एक सजेशन दूंगा. Yes, sir. सेक्शन आपके पास बहुत बड़ा लॉ है. सेक्शन याद होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेक्शन को जरूर नहीं. आपको एक सिंपल क्वेश्चन उन्होंने पूछा, उस सेक्शन में बर्डन मत कीजिए. इम्पोर्टेंट थिंग क्या होती है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है. इंग्रेडिएंट्स जो है सेक्शन के, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है. अगर इंग्रेडिएंट्स आपने मिस कर दिया और सेक्शन बोल दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे. सेक्शन अगर मिस कर दिया और इंग्रेडिएंट सारे बोल दिए बेटा, तो आपको करेक्ट होगा. इसलिए आपको कभी भी सेक्शन पर जाइए, उन्होंने क्वेश्चन पर तो उसको जवाब दीजिए, ठीक है ना. और सेक्शन साथ में बोल दो, अगर कॉन्फिडेंस हो, बहुत बुराई की बात नहीं. अब आपका जवाब दीजिए. There is a specific section गलत है. that Rent Control Act उस स्ट्रेन में वो भूल जाते हैं. covers only 2 things: either eviction on the ground of default or on the ground other grounds mentioned, or on the ground of determination of standard and failure to deposit rent. But there are other disputes, like the one which I posed. There is one section that if there is any other dispute which is not covered by the provisions, then it shall be triable and cognizable by the Rent Control Act tribunal, and it can decide. Suppose there is a difference as to the payment being made, electric connection not being provided, total. So there is a specific section about it. Now I switch in to another question. You have filed an application in a tribunal, say Rajasthan Rent Control Tribunal, and Rent Control Tribunal does not specify any limit. How would you file the application? What is the limitation? You want to file the application, you fail to file it within a month. General rule is this. How would you, which provision would govern it? If there is no provision of limitation in the act, special act, like the Rajasthan Rent Control Act. क्वेश्चन समझिए, आप क्वेश्चन समझ गए. सर, लिमिटेशन पीरियड अगर रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं दिया है तो हम आप समझ रहे हैं. कोई क्वेश्चन नहीं समझ, यू कैन आस्क द क्वेश्चन प्लीज. Yes, sir. Sir, if it is regarding filing any application, then I think we can use Section 5 of Limitation Act for condoning the delay if we prove the sufficient cause for the delay. But if it is in case of suit, I'm not so sure about it. You don't know. Article 137 governs it. That if any case is filed in any court or tribunal, and if it is created under a specific statute and the statute does not provide
any limitation, then the limitation shall be governed by Article 137, and which provides that the application or other proceedings can be filed within 3 months, 3 ये years. वो एक उन्होंने क्या किया कि लिमिटेशन का आपने पढ़ा होगा, बहुत बड़ा है और दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी आज भी नहीं है, कल भी नहीं होगा, परसों भी नहीं होगा कि दुनिया की सब चीज़ों को एक जगह ला सके। रोज बदलते हैं, इसलिए उन्हें रेजिडरी क्लॉज बना दिया 137 कि अगर किसी में भी कवर नहीं होता है तो 137 उसमें लिमिटेशन आपको पता है 3 इयर्स। मित्तल साहब प्लीज आप पूछिए। सीपीसी आपने पढ़ी होगी, सिविल प्रक्रिया संहिता, उसमें एग्जीक्यूशन कौन से ऑर्डर में है? याद है तो बताओ। 21 मनी यदि डिक्री होती है तो उसकी एग्जीक्यूशन के क्या मोड है? Sir, for money decree there can be attachment and sale, and if still it's not paid, then there can be detention for 3 months, I can recall. अगर अटैचमेंट, जैसे अटैचमेंट किया आपने, अटैचमेंट में तहसीलदार ने आपको भेज दिया कि साहब ये कोर्ट कर ली गई है ज़मीन, फिर कोर्ट नीलामी के आदेश करेगी। नीलामी करने के बाद तहसीलदार की रिपोर्ट आती है कि साहब कोई बोली दाता नहीं मिला, 2 बार 3 बार नीलामी लगाई लेकिन बोली दाता नहीं मिला, फिर डिक्रीदार को आप पैसा कैसे दिलाएंगे? Sir, we can check if there is any other property which can be attached of the नहीं, judgment प्रॉपर्टी letter. सारी अटैच कर ली, Okay. लेकिन रिपोर्ट आ रही है कि कोई नीलामी बोली दाता नहीं है। क्यों कई बार मिल जाते हैं ना, बोली नहीं लगाते, तो आप कैसे पैसा दिलाओगे डिक्रीदार को? क्योंकि उसकी तो डिक्री हो रखी है, उसको तो पैसा चाहिए। क्या करेंगे आप एज ए मजिस्ट्रेट या एज एग्जीक्यूटिव कोर्ट एग्जीक्यूटिंग कोर्ट? Sir, I'm not so sure. अब बताइए उनको, अब बताइए। इसमें तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त करेंगे कि आप फसल इस पे उगवाएं और उससे जो भी धन प्राप्त हो न्यायालय में जमा कराएं। ये आसान है, अपन करा दें। May I ask some question? पूछो। Lots of cases are there in trial courts on probate on will. Every other family has a dispute regarding will, and that's the most suspicious document usually. Is it necessary to get the probate on will? That's the question. Succession है नहीं? नहीं, वो नहीं है नहीं सक्सेसर। succession. Okay. नहीं, it is not. इसलिए उसको The family court is there. फैमिली कोर्ट, In family court, फैमिली कोर्ट भी नहीं, फैमिली कोर्ट भी डोमेस्टिक Family वायलेंस, वो भी only डोमेस्टिक domestic हाँ। मजिस्ट्रेट का नहीं। सीआरपीसी में 125 वन- है वहाँ और से डोमेस्टिक डोमेस्टिक वायलेंस है, फैमिली Okay, की not कोई the नहीं, family. हिंदू Family लॉ court sector. हाँ इसलिए Right. There is a term, is it there anywhere in CRPC, honorable acquittal? Have you come across any judgment in which the honorable acquittal has been cited? I cannot recall, sir. Okay. ये आप को बताना पड़ेगा। I'll tell. हाँ, करो। Honorable acquittal is nowhere there in CRPC, either it's acquittal or discharge. This term is actually causing double jeopardy only to the service class. Those who are in the government service, once they have been terminated from their service, even after termination, if they had the services have been restored and they have been acquitted, but the court mentions that they are being given benefit of doubt. Now I'll come to that benefit of doubt in POXO also. And in that case, the Supreme Court coined a new term, honorable acquittal, in 1995. You can find out the judgment in that case. Yes. And that said that if the benefit of doubt has been given on the reasons that some material witness had not been examined. Now the problem is, if some material witness of prosecution has not been examined, how is it the fault of the defense? वो तो prosecution ने produce ही नहीं किया.
So what should have been the remedy in order to get honorable acquittal by the defense? What should the court see? That the court is relying upon the version of the accused that this person seems innocent, but is not taking defense. So what is the duty incumbent on the judge to ensure that the poor innocent person should not get punished and gets honorable acquittal? Court may develop this feeling, seeing upon the arguments, but quite possible the lawyer is not very competent. But judge may see and may assess and get the sense. So what should the court do? कि उसका ऑनरेबल एक्विटल हो. ऑनरेबल एक्विटल के बाद क्या होगा? नहीं हुआ, अगर बेनिफिट ऑफ डाउट हुआ तो डिपार्टमेंट उसको वापस सर्विसेज में नहीं लेगा, बिकॉज इट इज नॉट ऑनरेबल एक्विटल. एंड दिस रूल हैज बीन ऑलरेडी पास सर्कुलेटेड इन ऑल द डिपार्टमेंट्स इन द गवर्नमेंट that if they have not been honorably acquitted, they will not be taken back. So this is double jeopardy only to the people in the government service. The one who is in the business is not at all affected. Suspension of sentence एक बार उसका हो गया, he is roaming free, honorable हो या नहीं हो, he is doing his business. लेकिन गवर्नमेंट जॉब वाले की तो जॉब भी गई, उसको सैलरी भी नहीं मिलेगी, उसे पे नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ नो वर्क, नो पे कंडीशन. सो हाउ वन विल एंश्योर इन दिस केस ऑनरेबल एक्विटल का? मतलब वो प्रोसिक्यूशन विटनेस एग्जामिन नहीं किया गया, कोई मटेरियल विटनेस अगर वो आता तो शायद वो उसका ऑनरेबल एक्विटल हो जाता. Means it is the power of the judge to call any witness if the prosecution is not calling. Judge invoking 311 CRPC can call any material witness to ensure whether or not this particular accused is innocent or he should be convicted. So 311 should be very judiciously used and should not be in this case skipped by the court. Yes. Okay, come to 313. What is the use of 313? Sir, 313 is used by the court to take the statement of the accused person after the prosecution evidences have ended. And even Is it though, mentioned there in 313 that after prosecution evidence gets closed? sir, in that after the prosecution witnesses have been examined, I think this is the phrase which has been used. Is it necessary? That's what I'm asking you. Yes, sir. After the prosecution Or evidence any ends, time it the is court necessary. Is it that is necessary? It's this statutory provision. Yes, sir. In that case, it is shall, and in other cases, the court may. I read out for you. 313 says, in every inquiry or trial, the purpose for enabling the accused personally to explain any circumstances appearing in the evidence against him, the court may at any stage without previously warning the accused put such questions to him as the Yes. court considers necessary. Means from day one to before the judgment, court may at any stage to ensure and to satisfy its conscience that whether or not the person is accused or is innocent, can put up the questions either in the beginning showing the allegations, or even at the end that prosecution has found these allegations. Any one allegation or all allegations, or after or before, anywhere at any stage can exercise. Yes. So when you are going to be judged, then judicially use your prudence so that no particular real offender gets skipped or escapes and no innocent gets punished. Yes. चलो एक क्वेश्चन करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन तो आपके है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? Sir, the very basic difference is that fundamental rights are justiciable and the DPSPs are not just non-justiciable. So if any DPSP is breached by the state, we cannot go and file the case and get relief from the courts, but in case of fundamental rights, we can. And the second difference is that DPSPs are guiding principles for the state. So when they feel that the atmosphere and the situation is correct, they can include them into the provisions and make further statutes. For the claiming of the fundamental right, where the remedy will lies So for a citizen? yes, sir. It is under Article 32 and Article 226. Sure, Yes. you are right. But whether only Supreme Court, if petition under Article 32, Supreme Court under Article 32, Yes, sir. can directly go to the Supreme Court? Yes, sir. Sure. Yes, sir. No.
both the courts power, tell me, 226 and 232 दोनों फर्क क्या पावर्स में? सर एक बेसिक फ़र्क तो ये है कि 32 में देयर इज़ अ लिमिट कि कोर्ट कैन ट्राई ओनली केसेस वेयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन ब्रीच्ड. 226 का थोड़ा वाइडर ज्यूरिसडिक्शन है फॉर द हाई कोर्ट्स. एंड वाइल वाइडर कैसे वाइडर कैसे वाइडर ऐसे है सर कि फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज अदर एनी अदर रेमेडीज कैन बी क्लेम्ड बाय फ्रॉम द हाई कोर्ट बाय अ पर्सन. और सर वाइल ऑन पेपर दोनों का कॉन्करेंट जुरिसडिक्शन है, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज सेड दैट फर्स्ट हाई कोर्ट्स रेमेडी शुड बी अवेल्ड, एंड इफ इट इज नॉट if you only question of fundamental right, Hmm. wider is your right, legal rights you can also claim in the 226. Fundamental rights you can also claim under 226, but only fundamental rights, then only to Supreme Court or High Court. for the fundamental Yes. rights, sir, both High Court and the Supreme Court can be approached. You want to file a suit for specific अब shoot performance. किया Yes. संदीप अपने को है What is the most important place for filing the suit for specific, without which you cannot be granted any relief? करेक्शन करना है repeat, अगर please? गलत You want to file a suit for specific performance. क्वेश्चन सही जा रहा है तो फिर आपको What छोड़ देना उसको, क्योंकि अपने को ज्यादा pleas are required to be taken in the suit so that you may नहीं succeed? फंसाना भी Yes, बच्चे sir. को। First, इसलिए it question is to be पूछिए, proved that there उसका exists जवाब a सही आ गया contract तो exists, maybe we can then that contract has been दूसरा पूछ breached, लीजिए। and और then अगर कोई जवाब under गलत section आया तो उसको 16C correction of करना है। SRA, it is to be proved that the person is ready and willing to perform his part of the contract, and then we have to check whether specific performance of that particular case can be granted. Is it necessary to prove that he possessed sufficient means to show his readiness and willingness? Yes, sir. So the term readiness relates to the financial ability of the person to perform the contract, and willingness relates to his the efforts that he is making in order to perform his part of contract. It is not required that he must prove specifically that he is possessed of the means or his financial ability to carry out the obligation. Anyhow, you want to file a suit. Your cause of action is such that you can claim 5 अलग-अलग सब्जेक्ट remedies under the सभी ने एक क्वेश्चन under CRPC. Can you file a suit claiming remedy only for few of the claims, or you are required to claim relief for all the claims, remedy for all the reliefs? Sir, if all the reliefs exist, all the reliefs can be claimed by me, then it is necessary that I claim all the reliefs in that particular suit. If I fail to do that, then it will be termed as if I have waived my right to claim for that particular relief. Is there any provision in CPC? So, Order 2, Rule 2. You have filed a suit and you have not succeeded in the court below. And at the time of filing appeal, you come to know that there are many pieces of evidences which have not been produced in the lower court, in spite of efforts. And you want to file new documents, and you also want to examine a new witness. Can it be done? And it is so, if so, under what provision? Yes, sir. The appellate court has power to admit additional evidence, and it must not be of the nature that changes the nature of the case entirely. And also, the court checks if sufficient due diligence has been observed by the party before in not producing it. Sir, I'm not able to recall the provision exactly. forget about provision again. You are not required. And in CRPC, the same is there Yes, for sir. additional evidence. You have read Constitution. Yes, sir.
can you specify a specific writ by which the petitioner can claim that the particular person holding the particular office does not deserve to hold this office? And if he can, what is the remedy? What is the name of the writ? Sir, I believe it is the writ of quo warranto, which translates to by what authority the person is holding the office. Yeah. Right. Yeah. Sense of release. लिवी, Yes, sir. आर्टिकल 32 में कौन कौन सी रिट्स दी हुई है? सर, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रिट्स मेंशन नहीं है बाय नेम, बट देर आर 5 रिट्स: हेबियस कॉर्पस, quo warranto, prohibition, certiorari and mandamus. इनके कुछ डिफरेंसेस बता सकते हैं? क्या डिफरेंसेस हैं? So should I define all of them? या Yes, sir. So writ of habeas corpus translates to you may have the body. It is basically used when a person is illegally detained. So any person who is interested can come to the court and ask for the release of that person. Then the writ of quo warranto, it translates to by what authority the person is holding any public office. And then the writ of mandamus, it basically translates to we command, and it is the higher court which commands sir, I cannot recall exactly. Any authority. Any administrative authority. Yes, sir. And the writ of certiorari and prohibition, so in case of certiorari, a particular judgment was passed by a lower court, but it was without jurisdiction. So the court, the higher court can set aside the particular judgment. And in case of prohibition, a particular judicial proceeding is pending before the court which does not have jurisdiction. So the higher court has power to transfer that case to a court which has jurisdiction. मान लो हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने आपके जजमेंट, उसने कोई जजमेंट दिया और उस जजमेंट के से किसी भी व्यक्ति के राइट को ही स्टॉप कर दिया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इनमें से किसी रिट का यूज कर सकते हैं और कौन सी रिट यूज करेंगे? Sir, can you please repeat? या मान लो किसी के राइट को स्टॉप कर दिया सिंगल बेंच ने, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है वो व्यक्ति? और इन रिट्स में से जो रिट्स आपने बताई, तो किस रिट का यूज करेंगे या सुप्रीम कोर्ट को करना हुआ तो? राइट ही कर्टेल कर दिया, उसका जो फंडामेंटल राइट था उसको ही कर्टेल कर दिया, बोले नहीं नहीं आप अपने फंडामेंटल राइट्स का यूज नहीं कर सकते। So there can be appeal of that case, but I'm not sure about the writ which can be used. You're right. You're right. Because the writ petition is already decided. So there cannot be a second writ petition. Reason is to correct the decision of the High Court. Any decision passed under Article 226 or 227, 227 हो रहा है, 136, especially petition, 136. So, Yes, sir. so it is not required to file a petition because correctional remedy has been provided for a error in a judgment in a petition by the High Court. Exactly. Yes, sir. So no second. Perfect. You're perfect. You're doing very well. Very well. You're doing Thank you, sir. well. और बस ठीक है। अच्छा हम पूछें आपसे एक क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छा कर रही है, आप बहुत अच्छा कर रही है, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। अब क्वेश्चन तो तरह तरह आते हैं, सीपीसी में पूछते हैं हम आपसे। सीपीसी 2 सेक्शन है, एक सेक्शन 10 है और उसके साथ लगा हुआ एक सेक्शन 11 है। तो बेटा हमें बताइए दोनों सेक्शन में डिफरेंस क्या है, सब्सटेंशियल डिफरेंस क्या है? बहुत माइनर डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाएंगे। सब्सटेंशियली बहुत एकदम ऐसे जैसे बुलेट में। सर सेक्शन 11 में प्रीवियस कोर्ट का डिसीजन डिसाइडेड होता है एंड सेक्शन 10 में प्रीवियस कोर्ट में डिसीजन केस पेंडिंग होता है। ये दोबारा बोलो। सर सेक्शन 11 में प्रीवियस कोर्ट का फॉर्मर कोर्ट का केस डिसाइडेड होता है जिसको हम रेस जुडिकाटा के रूप में लगाते हैं, एंड सेक्शन 10 में डिसीजन पेंडिंग होता है विच इज़ रेस सब जुडिस, एंड देन हम सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स को स्टे लगा देते हैं।
अभी आपका जो रिप्लाई है लीगली पूरा कंप्लीट नहीं है, समझ रही हैं? लीगली आप समझ गई, लेकिन जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो दोनों सेक्शंस के हैं वो टोटली आपने नहीं बताया, समझे? सेक्शन 10 में अगर ऑलरेडी एक सूट बिटवीन द सेम पार्टी, टेक इट, इससे इम्पोर्टेंट, अदरवाइज आपका जवाब 0 हो जाएगा, क्यों? ठीक है, Right, Yeah. sir. Absolutely. तो Between same party. बिटवीन बहुत एसेंशियल थिंग है, बिटवीन द सेम पार्टीज एंड फॉर सेम कॉज ऑफ एक्शन। जैसे आज मैंने आपके लोग दावा करा रेंट कंट्रोल का, लेकिन कल ने मैंने आपको चेक भी दे रखा था, उसका पैसा नहीं दिया, तो क्या वो दूसरा सूट स्टे हो जाएगा? नहीं, नहीं सर। यहाँ मिस किया, वही आपने वहाँ मिस किया, वहाँ बिटवीन द सेम पार्टीज एंड सेम कॉज ऑफ एक्शन पे डिसीजन हो गया, ठीक है बेटा? सर वो सिमिलैरिटी था, दैट्स व्हाई आई नहीं डिडंट बेटा, स्पेसिफाई। सिमिलरिटी नहीं चलेगी बेटा, आपको लीगली बात करनी बेटा। यस सर। लीगल लेमैन के लिए आपने सही बोला, अगर आप किसी लेमैन से कहेंगे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिमिलरिटी नहीं होगी यहाँ, डिफरेंट पार्टी भी तो, समझ गए? One is res judicata, other is res integra. What is res integra? ओके सर। What is res integra? So I have studied section 10 as res sub judice. But res integra means often the judgments say this issue is no more res integra. I am taking a Means there is already some stare decisis. It has already been touched somewhere. Not that the first time that dispute is being touched by the court. That's right. So it's no more res integra. Am I right? और सेक्शन में ये भी फर्क है, दोनों सूट पेंडिंग है, Hmm. रेस जुडिकाटा में एक सूट या सूट या एक इशू तय हो डिसाइड गया। हो गया। मित्र साहब प्लीज आप आपके यहाँ कोई सूट किया इंजंक्शन का या रेंट कंट्रोल का, सम्मन इशू किया कोर्ट ने दर्ज करके, सम्मन पे रिपोर्ट आई कि पिता ने इसको प्राप्त कर लिया है, आपके पास वो रिपोर्ट आ जाती है, बीइंग आप सिविल जज आगे क्या प्रोसीड करेंगे? सर। सूट है। यस सर। सर समन्स उसके पिता ने रिसीव कर लिए हैं, तो इसका मतलब हम ये मानेंगे कि उसको समन्स प्राप्त हो गए हैं, एंड उसके बाद हम टाइम लिमिट काउंट करना स्टार्ट कर देंगे उस दिन से, और फिर अगर वो व्यक्ति नहीं आता है तो हम एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। सम्मन कोई भी प्राप्त कर सकता है जैसे, लेकिन जब तक ये रिपोर्ट नहीं आया कि पिता पुत्र के साथ रहता है या पार्टी के साथ रहता है, तब तक अपन उसको पर्याप्त तामील नहीं माने, ये है इसका सही आंसर। यस सर। सेक्शन ऑर्डर 10 सीपीसी में क्यों यूज किया जाता है, सर क्या इसका ऑब्जेक्ट है? यस सर, ऑर्डर 10 एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज की बात करता है, तो ये बेसिकली इसलिए यूज़ होता है टू आइडेंटिफाई द रियल कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज, और कोर्ट को इश्यूज फ्रेम करने के लिए हेल्प करता है। और क्या हम ये फायदा भी होगा कोर्ट को? मान लो सेक्शन ऑर्डर 10 का यूज नहीं करे कोर्ट, सीधे इशू तय कर दे, सर कई बार ये हो सकता है कि पार्टीज की जो पार्टीज एविडेंसेस लाए हैं उससे हमें करेक्ट इशू पता ना चले, तो इससे कोर्ट का टाइम वेस्ट हो सकता है। और दूसरा, कोर्ट इसमें ये भी जज कर सकता है कि वेदर टू सेंड पार्टीज टू आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। तो क्या ऑर्डर 10 में जब परीक्षा करते हैं तो क्रॉस हो सकती है? नहीं सर, कोर्ट एग्जामिन करता है एग्जाम में पार्टीज को। तो उसको क्या कहते हैं, टर्म क्या यूज करते हैं? एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट। एग्जामिनेशन पार्टी। क्या नाम है कुमार संदीप? In specific relief act, sometimes the agreement is not registered, but the Honorable Supreme Court has held, and in many cases it has been cited, that the agreement which is not registered can be used for some collateral purpose. You understand what is that collateral purpose? It So, cannot be used in evidence, but for collateral purpose it can be.
Sir, it cannot be used for part performance, but it can be used for specific performance. So that can be a collateral purpose for that document. See the judgment letter of S. Kaladevi versus V.R. Somasundaram. You will understand that what's the collateral purpose. Okay, sir. That where you can use it for to prove something else, but not for the one which it has been made, if the agreement is not registered. Okay, sir. जनरली क्या होता है, कोलेटरल पर्पज का छोटा सा मतलब बताते हैं आपको। हम कुछ टाइटल सूट लेके गए, टाइटल तो प्रूफ जैसे आपने बताया कि रजिस्टर्ड ऑक्यूपेंट के तो नहीं हो सकता, एक क्वेश्चन टाइटल के साथ ये भी हो सकता है कि पोजेशन किसका है। तो फॉर द पोजेशन ऑफ द पर्पज जो हम उसको काम में ले सकते हैं, तो उस कोलेटरल, दिस इज वन ऑफ द कोलेटरल। Right. वो तो कोलेटरल तो बहुत बड़े बहुत Right. दूर तक जा सकता है, लेकिन बेसिक मतलब ये है कि वो देख सकते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर इम्प्रूव डिस्प्यूट्स में ये पोजेशन के ज़्यादा काम नहीं Right. दिया जाता, ठीक है। तो अब ये जब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आपको पूछा तो मैं पूछने मेरी आप एक प्रॉपर्टी, जैसे आप तो दिल्ली पढ़ी है, हाँ सर। आप एक कमरे में रहती थी और मकान मालिक ने आपको निकाल दिया, तो कोई रेमेडी है कि आप पोजीशन के रेस्टोरेशन के लिए, आप इमीडिएटली रेस्टोरेशन के लिए कोई रेमेडी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में है? Sir, section 6 talks about immediate recovery of possession within 6 months, and उसमें title proof करना ओके, जरूरी थैंक नहीं यू, होता। थैंक यू। मैं इतना सा You, सबसे- you are सही है। A and B are parties in a suit, and suit is decreed against B, but C is also affected by it. What remedy is there for him? For C, कुछ कुछ can he file a separate suit, सीआरपी से क्वेश्चंस नहीं or is there any other remedy? आईपीसी सीआरपी से क्वेश्चंस नहीं आ रहे, थोड़ा उनको टच कीजिए आप दोनों, ठीक है। अच्छा, अब वो नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं आ Sir, रहे। if वो पूछा नहीं any है। of the आपका parties वो has कोई नहीं, filed any just appeal, उनको भी touch then C can claim his I am objections. talking of execution. You're talking Execution is pending. execution. Then sir, C has to file any objections in that executing court itself. There is no separate suit. And what would be the effect if the separate suit is filed? Sir, the other party can submit before the court that executing proceedings are already pending and that C is not allowed to file another court, and he should another suit, and he should file the objection in the same court. What would be the effect of the order on your application? Sir, C's If the application is decided in your favor, what would be the effect of it? sir, in favor of C, you see moved the application, and the application has been allowed, and the order has been passed against in his favor. sir, then relief claimed by C can be granted to him. What? Whatever relief C Right. is claiming, then court can grant him that particular relief if it is decided in favor of him. There is a specific provision. But can you tell me the provision under which the objection can be taken? Sir, it is But this is the basic. some- You have to have knowledge. For everything, you can't say that I don't know the provision. Sir, it is in order 21. I think section 100, rule 100. I'm not sure. Objections. You are talking of the. It can be taken under section 9, under order 21, rule 97. And the what is the effect? What is the effect of the order? I am talking, my main concern is to know what would be the effect of the order. Pass in favor of C. सर, वो डिक्री जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एग्जीक्यूट की जा रही थी, वो प्रॉपर्टी सी को डिलीवर कर दी जाएगी अगर सी ने ऑब्जेक्ट किया है तो। What is the effect? The order of effect, the effect of the order is that the order shall be treated as a decree of the court. ओके सर। तो डिग्री से तो मिलेगा नहीं। Now, second question is last question.
What is the position of law? An order has been passed by the civil judge, and the party wants to file a writ, claiming that the order passed by the civil judge is beyond jurisdiction and irregular. Whether the remedy would lie under Article 226 or under Article 227. And last question, whether writ lies against the order of a civil court under Article 226 as per the law in existence at present time. अब समझी क्वेश्चन, समझ गई क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझ गई? Sir, समझो, what is the आपको ट्रेन करने के लिए है, दोबारा समझ नॉट टू टेस्ट योर नॉलेज. हम आपको ट्रेन करना चाहते हैं, Which so are that you may face the barrage of questions. too deep study. बिल्कुल सही है. Sir, what is the nature of the objection that is raised? Is it like a objection to territorial jurisdiction, or is it subject matter or pecuniary jurisdiction? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन तो इतना सा है कि कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, हाँ. सिविल कोर्ट ने पास किया. 2 रेमेडीज हाई कोर्ट में जाने, वैसे तो 3 रेमेडीज है. हम्म, एक तो सेक्शन 115 रिविजनल पावर है कोर्ट की, हाँ. एक 227 में, एक 226. हम्म, 115 पे आपने पूछा क्वेश्चन. आपका क्वेश्चन ये है, अगर कोई सिविल कोर्ट में ऑर्डर पास किया है तो वो जो पार्टी हाई कोर्ट में जा सकती है, तो आर्टिकल 227 में रिट पिटीशन वो भी रिट ही कहलाती है. 227 रिट ही कहलाती है कि 227 रिट होगी या 226 में होगी. मोटा मोटी बात ये है. आप समझिए बात को. हाँ सर. अब लोगों को ये नहीं पूछना कि उसमें क्या तय किया. ऑर्डर वही ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर हम्म, आपके खिलाफ पास कर दिया, आपको उसको चैलेंज करना है. हम्म. दोनों कौन से रिपीटेशन करोगे, 226 या 227? Sir, I'm not sure. 227, if I have to take a guess, because it deals with territorial jurisdiction, I think. सुपरिटेंडेंट नो टेरिटोरियल, वो तो रिट ऑफ प्रोविजन हो जाएगी. टेरिटोरियल जुड़ी जहाँ तो फिर 226 में आ जाएगा बेटा. ये जो ऑल द सुपरिटेंडेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट 227 में है, इसलिए ये रिपीटेशन जहाँ तक मैं समझता हूँ 227 में. The present law is previously against such order, writ could be filed under 226 as well, and also under Article 227. Now the Supreme Court in Radheshyam's case has finally said that if any order is passed by civil court, no writ shall lie. So no writ can be filed under Article 226 only. The remedy which is available to you is under Article 227. This is what I wanted. ये शुरू से भी सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये बहुत सारे 16 जजमेंट आते हैं 227 में ही होती थी, क्योंकि अब उन्होंने रिजर्व- क्लियर कर दिया सर. पहले क्या है, अब एक सेकंड आपको समझाए थोड़ा सा. 115 की पावर को क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, लेजिस्लेचर बहुत रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, तो रिविजन लाई करना बंद हो गया. पहले 115 थोड़ा लिबरल था, हम रिविजन समझिए, इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं जाएंगे. सिंह साहब हाँ, last. नहीं, सिंह साहब लास्ट. ये भी आप उज्जैन के रहने वाले हैं. Sir, I was born there, but we do not live there anymore. आपके सर्टिफिकेट में उज्जैन लिखा एजुकेशन है. आपकी वहाँ है थोड़ी, Education से स्कूलिंग मेरी आपकी वहाँ है. गंज बासुदा, विदिशा. विदिशा, विदिशा तो मध्य प्रदेश है. हाँ जी. तो उज्जैन तो बहुत फेमस जगह है. क्या आपके इसमें जो सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट, वो आपका उज्जैन का ही लगा हुआ है? हाँ सर, उज्जैन में. उज्जैन क्यों फेमस है, क्या है उज्जैन में? सर वहाँ महाकाल का मंदिर है, उसके लिए फेमस है, एंड शिप्रा नदी के लिए. शिप्रा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, ये आइडिया है कुछ? सर I think it's an east flowing river. मुझे पता नहीं है, और origin is near Ujjain somewhere, but I don't know the exact location. ओके, ठीक है सर. बताइए आप ओरिजिन कहाँ से, तो पता नहीं, बता नहीं. उज्जैन के पास है, बड़ा फेमस जगह है. मैं होके भी आ रखा हूँ जहाँ से वो उसका उद्गम है.
मुझे नाम याद नहीं बिल्कुल आ रहा। बिल्कुल पास में ही है, उज्जैन से जब जाते हैं पास में ही है जगह। कुछ वेडेश इस तरह का नाम है, वेडेश्वर इस तरह कुछ नाम है। Is there any provision of मित्र साहब थेफ्ट की क्या इंग्रेडिएंट है थेफ्ट चोरी की? yes sir, movable property, taking from the person dishonestly, uh, yes sir, बस दो चार क्वेश्चन out of possession of the person, हम्म? out of possession of the person, taking out of possession, तीन ही, मूवेबल हाँ, प्रॉपर्टी, पोजेशन से हटाना and और dishonestly. डिसऑनेस्ट, चार हो गए ना। तो ये नया जो जुड़ा है झपट मार, snatch? स्नैचिंग, Snatching. तो इसको थेफ्ट में लेंगे या लूट में? जो चेन स्ट्रेचिंग का बता चेन चेन स्ट्रेचिंग बहुत क्योंकि In- लूट के in the इंग्रेडिएंट IPC. क्या है? थेफ्ट कब लूट बनता है? Sir, when injury is caused to the person, in taking away the property or in running away with the property. लूट में थेफ्ट में क्या मेजर डिफरेंस है? Sir, in order for it to become robbery, there must be fear of instant injury, instant death, or instant restraint, and or actual injury must be caused. नहीं वो हो या नहीं हो, इंजरी की जरूरत हाँ, नहीं so it is or हाँ, either तो it must be इसमें fear क्या or क्या it मेन must be चीज हुई? actual. मेन चीज क्या है डिफरेंस दोनों में? Sir, इंग्रेडिएंट injury. ये आपने बताया, हाँ, तो मेन क्या चीज अलग करती है इनको दोनों को? sir, fear of injury. फियर, Fear. हाँ. She already फियर said. भय का तत्व। हम्म, तो भय। जो झपट मार है हम्म. उसको लूट में रखेंगे या थेफ्ट में? सर रॉबरी अगर इंजरी कॉज हुआ है तो रॉबरी रखेंगे, हाँ, नहीं तो थेफ्ट में आएगा। हाँ सर. दोनों के बीच का नहीं है। सर वो केस टू केस डिपेंड करता है, मुझे एक ऐसा नहीं, जैसे लगता चैन खींचेगी जैसे आपको गले से चैन हाँ. खींची तब तो आपको फिर- इंजरी आ सकती है। हाँ इंजरी सर. कई तो आ बार देखा सकती है। गिर जा, कई बार आपने देखा होगा जब किसी लेडी की चैन खींची हम्म. तो जाके गिर जाती है, हाँ, कई डेथ भी हो गई क्योंकि हाँ. तो इसलिए But उस she is not kept under fear. kept not under fear, Snatching में then you are not under fear. Somebody suddenly takes away. So as long as the provision is not there, I think it should be in Yes. theft. Theft. Because dishonestly it has been taken away. You are looking there और बीच में कोई ले गया. You were talking somebody on the mobile ले गया. But you are not kept in fear. You had no idea that Yes, sir. fear is coming. In that case it would be theft, Theft, but in right. case which sir explained, I think it would be robbery. Marital rape is a big problem nowadays. Hmm. Is there any provision of marital rape in the new laws and the old law? No sir. Any provision for certain circumstances? Sir, false promise of marriage का provision include But that किया is है. different thing. Marital but rape means to marital the rape- wife. There marital was rape- one, there is now two. Okay. हाँ. Sir, age के लिए है. One If the wife and is yes. And 377 में आता था. नहीं 77 is entirely different. Not serious. 76B and 57 now. If the wife is living Under separately, separation, yes. whether with judicial separation Or or otherwise. without that, मायके चली गई, नहीं रहना, मैसेज भेज दिया, 6 महीने बाद मिले और Yes. उसको ललो चप्पो करके उसको seduce करके and then person commits after giving something, she can claim that I already warned him not to come to me, but he somehow seduced me to commit the offense. Then there will be marital rape because it was against the will. Yes. Sir. So that provision is there, Hmm. but not when they are living together amicably. When they are separated, Separate. either way. Right, sir? Please go दो चार क्वेश्चन। हाँ। Similarly, 377, Hmm. 377 has been scrapped. Is there any new provision in new law? No sir, as far as I can recall. Yes, one High Court has already made this particular reference to the government that to tell whether or not there is any provision. So if offense comes in the knowledge of the court, what will the court do? Under which section will they be charging? The man comes that this particular offense has been committed. He is not the boy, but forcibly the offense has been committed. Or somebody in the jail says that other jailer, other person who is already living with him in the jail has committed this offense. What will the court do? Under which section will you be keeping it? ज़्यादा हुआ। Sir,
हर्ट, ग्रीवस हर्ट और Right. Wonderful. Wonderful. Why? Reason being, there are no, in this case, either muscles or kind of mucosa which release the hormone of pleasure when this kind of offense is committed. So nobody will like or can ever enjoy, even if convinced to do, okay, get into it. But nobody will ever enjoy this particular offense. Reason, there is no hormonal release in the brain which will give a sense of enjoyment. Biologically, the membrane is very thin, will always tear, will always cause some injury, and man will feel inserted, painful, and the injury may prolong because the healing, the tears may take 1 month, and whenever it's an injury of more than More than 1 20. month, it will be grievous injury. यस सर. सीआरपी से कुछ पूछिए आप. सीआरपी से टच नहीं किया होगा आप मित्र साहब. सीआरपी से मैं पूछता हूँ कि सपोज 15 डेज कस्टडी के दिए हुए हैं, जुडिशल कस्टडी के, तो यदि 15 दिन की कस्टडी में से 10 दिन की कस्टडी पहले दी जा चुकी है और उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया, पुलिस कहती है इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है, पुलिस कहती है कि हमें अभी 5 दिन की कस्टडी और दो, तो क्या जुडिशल कस्टडी से वंस अगेन पुलिस कस्टडी में ट्रांसफर हो सकता है? कि सर पुराने लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट 15 डेज में हम पुलिस कस्टडी दे सकते हैं किसी भी टाइम पीरियड में. अच्छा, अभी जैसे सर पूछ रहे थे चैन स्नैचिंग का आईपीसी में कोई ऑफेंस वो प्रोविजन नहीं है क्या? सर है, आई डोंट रिकॉल द 357 358 है आई थिंक. 357 357. या ओके. 357 पहले से ही था, चोरी कर ले जाना. But it was not termed snatching, but it covered that particular. Covered that. Yes, sir. Nice to next week. थैंक यू वेरी मच. Okay. Thank आपका you, sir. कॉन्टेंट बहुत अच्छा है बेटा. Yeah. ठीक, बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी है. That's अच्छी, all. सब कुछ बढ़िया है. बाकी तो हमारा आशीर्वाद है. Thank you, sir. संरक्षण हो जाए तो एक एक मिठाई का डब्बा चारों के लिए और इनके लिए कुछ नहीं. क्योंकि आपको पढ़ा इनके हम चारों के लिए खाली. Wherever you are doubtful, search that on the net and note Yes. down the Supreme Court judgments and the landmark lines, the golden words they said. Yes, sir. They are to be followed by the lower courts. Yes, sir. आपको 6 में से नंबर लेने होंगे. हाँ बेटा. Thank और you, sir. जो जैसे- नहीं आ रहा है उसको सॉरी बोलो, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं. और आपका कॉन्फिडेंस ठीक है. ठीक है. और बॉडी भी ठीक है, आपका पोस्टर भी ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है. और सिलेक्शन तो हाँ वो तो ठीक है सर. मुझे किसी ने बताया, मुझे पता नहीं था. सर उसमें था कि इधर वाइट साड़ी और वाइट सलवार सूट. अच्छा, मुझे पता नहीं, किसी मैंने किसी से पूछा था कि हमारे कोई